करते हैं फक्र वो अपने चेहरे के दाग पर, अब उनके पास कोई आईना तो नहीं। नमस्कार, मैं जनपद शिवम गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारत के अंदर एक संस्था है जो अपने आप को न केवल संविधान से ऊपर समझती है, पूरी दुनिया के तमाम कानूनों से भी वो खुद को ऊपर समझते हैं। लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे बड़ी जरूरत होती है और जब जवाबदेही नहीं है तो उसे लोकतंत्र भी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से भारत के राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे थे। इन 14 सवालों के जवाब तो कहने को अब आ गए हैं, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ कई सारे सवालों को टाल दिया गया है और एक सवाल का जवाब देने से तो इनकार कर दिया गया है, ये कहकर कि ये सवाल मामले से संबंधित नहीं है। जबकि लोकतंत्र में अगर सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब देना ही चाहिए। और अगर ये सवाल भारत के राष्ट्र प्रमुख द्वारा पूछा गया हो, जो कि संवैधानिक तौर पर इस राष्ट्र के प्रथम नागरिक होते हैं, तो फिर उस सवाल को टालना सीधे तौर पर न केवल राष्ट्रपति का अपमान है बल्कि संविधान का भी अपमान है। अब इस सवाल को टाला क्यों गया है, इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि अगर वो इसका जवाब देते तो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट और उसकी जो कार्यप्रणाली चल रही है वो सवालों के घेरे में आ जाती। इसलिए उन्होंने उस सवाल से बचना ही मुनासिब समझा। जैसे जब कोई अपराधी किसी केस में फंस जाता है तो उसके वकील उसे समझा देते हैं कि तुम्हें इन सवालों के जवाब नहीं देने हैं, क्योंकि जवाब देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी कलई खुल जाएगी। वही सुप्रीम कोर्ट को लगा और आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत जो सवाल राष्ट्रपति ने पूछा था, सवाल नंबर 12, कि भारत के संविधान में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जिसमें के कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात आएगी तो इसकी सुनवाई कम से कम 5 जजों की बेंच करनी चाहिए। और ये जो 5 जजों का प्रावधान था, ये भारत के संविधान की मूल प्रति में था, जब सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ थी केवल 8 यानी कि 1 + 7 CJI + 7 अदर जजेस। अब ये स्ट्रेंथ बढ़कर लगभग हो गई है 4.5 गुना। तो उस स्थिति में इस रेशो को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये एक तरफ से तो बैठता है मोर देन 60% और एक तरफ से बैठता है ये 2/3। अगर 2/3 इसे माना जाए तो कम से कम 22 जजों की बेंच ही ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है। और अगर 60% के हिसाब से देखा जाए तो 19 या 20 जज इसमें होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रोस्टर होता है उसका मास्टर होता है CJI, और CJI 1-2 जजों की बेंच बना देता है। सुप्रीम कोर्ट पर सिंगल जज बेंच नहीं होती, इसलिए 1-2 जजों की बेंच या 3 जजों की बेंच बनाकर ऐसे प्रश्नों के जवाब ढूंढने की सुनवाई शुरू कर देते हैं। और तुर्रा इस पर यह है कि ऐसा तब भी किया जाता है जब सरकार की तरफ से या किसी पक्ष की तरफ से यह मांग उठा दी जाए कि इसकी सुनवाई लार्जर बेंच को करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को करनी चाहिए, तब भी ऐसे सवालों को टाल दिया जाता है। अभी हाल में ही एक जिद करते हुए जब सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने यह मांग रखी तो CJI ने साफ कह दिया कि नहीं, इसकी सुनवाई भी हम करेंगे और फैसला भी हम ही देंगे। बहुत जल्दबाजी करते हुए उन्होंने एक फैसला दे दिया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को लेकर। अब ये जो कुछ चल रहा है ये न तो संवैधानिक है न लोकतांत्रिक है। लेकिन ऊपर से देखिए कि जब भी हमारे CJI हो या फिर भाभी CJI या दूसरे जज कहीं भाषण करते हैं, चाहे देश में करें या विदेश में करें, तो फिर वो इस सब का बचाव करते हुए जुडिशियल इंडिपेंडेंस का नाम लेते हैं। भारत के संविधान में जुडिशियल इंडिपेंडेंस की स्पष्ट तौर पर कहीं उल्लेख नहीं है, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है।
कि जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो तीनों ही सरकार के अंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अलग अलग होंगे, स्वतंत्र होंगे। लेकिन यही संविधान में जो दूसरे प्रावधान हैं उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर जुडिशरी को संविधान में इंडिपेंडेंट ही बनाना होता तो फिर संविधान में यह क्यों कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी होगी ये संसद तय करेगी। फिर संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ जो है वो राष्ट्रपति क्यों कराएंगे? जजों की नियुक्ति चाहे हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, वो राष्ट्रपति क्यों करेंगे? ये सारे प्रावधान संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर संविधान में जो लिखा हुआ है उसको नहीं माना जाता, बल्कि उसका जो मीनिंग जज निकालते हैं वो माना जाता है और वो पूरे देश पर थोप दिया जाता है। यही वजह है कि इतने बड़े संवैधानिक प्रश्न का जवाब देने से 5 जजों की बेंच ने इनकार कर दिया। दूसरे जवाब तो दिए, एक गलती को सुधारा भी, लेकिन वहां भी वो चालाकी कर गए। उसके ऊपर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर वो इसका जवाब देते तो या तो फिर उन्हें संविधान के व्याख्या को सही साबित करना पड़ता, जो कि उनके खिलाफ चला जाता। अब सवाल उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस का ये जो ढोल बजा रहे हो, ये आप लाए कहां से हो? वो इसके लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एक बयान का हवाला देते हैं, लेकिन उसी बयान के जो आखिरी कंक्लूसिव हिस्सा होता है उसको वो नकार देते हैं। जिस बयान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह कहा था कि मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट जो अभी परिपक्व नहीं है उसके अंडर में जुडिशरी न रहे, लेकिन उसी बयान में वो आगे कहते हैं कि हम ऐसी जुडिशरी भी नहीं चाहते हैं जो देश के अंदर एक अलग से पावर सेंटर बन जाए या फिर डीप स्टेट का रूप ले ले। आज जो भारत की जुडिशरी है वो डीप स्टेट का रूप ले चुकी है। सरकारें बदल रही हैं, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल बदल जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो एक सिस्टम है वो स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से अपनी मनमानी कर रहा है पिछले 35-40 सालों से। इसको कैसे रोका जाएगा, ये सबसे बड़ी सरदर्दी है। सरकार के पास एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन वहां लगता है कि एक वकील ने ही उस मौके को जाने दिया। उस वकील की सरकार में बहुत चलती थी, बड़े मंत्री हुआ करते थे, बड़ी मुश्किल से और बड़े ही विपक्ष के सहयोग से एनजेसी पास हुआ था, लेकिन उस एनजेसी के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उसके जो दुष्परिणाम हैं अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आज 8 साल पहले तक के सीजीआई डिसाइड हो चुके हैं और जो लोग ज्यादा विवादास्पद रहे जज के तौर पर या वकील के तौर पर, वही भारत के सीजीआई बनने जा रहे हैं। उनमें भी जो 6 हैं, आने वाले 6 सीजीआई, वो सब के सब भाई भतीजावाद और चेलापंथी से आए हुए हैं। यानी वो अपनी योग्यता, देश के प्रति निष्ठा या कानून के बहुत बड़े आप कह सकते हैं विशेषज्ञ होने की वजह से वो वहां नहीं पहुंचे हैं, बल्कि भाई भतीजावाद और चेलापंथी की वजह से पहुंचे हैं। पिछले 8-10 आप सीजीआई देखेंगे तो उसमें से 90% ऐसे हैं जो किसी न किसी के चेलापंथी से आए हैं या फिर भाई भतीजावाद से वहां पहुंचे हैं। यानी जवाबदेही इनकी कहीं भी नहीं है और ये तो राष्ट्रपति के सवालों का भी जवाब देने के लिए अपने आप को बाध्य नहीं मानते हैं। जबकि जब भी आप संविधान पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति को जुडिशरी का भी हेड माना जाता है, एग्जीक्यूटिव का भी हेड माना जाता है, लेजिस्लेचर का भी हेड माना जाता है। उनके हस्ताक्षर के बगैर कोई भी विधेयक, कानून नहीं बन सकता। उनके हस्ताक्षर के बगैर कोई भी सरकारी आदेश लागू नहीं हो सकता। उसी तरीके से जुडिशरी में भी जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है तो उसको माफ करने का अधिकार भी केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है।
अगर राष्ट्रपति जुडिशरी के हेड नहीं होते तो फिर ये अधिकार सीजीआई के पास होना चाहिए था। तमाम प्रावधान है, उन सबको धता बताते हुए ये सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से मनमाने तरीके से इस देश पर तानाशाही जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। जुडिशरी में बैठे हुए जज जो चाहे वही मीनिंग निकाल सकते हैं, और जबकि जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की सुनवाई हो रही थी तो तमाम जो सरकार की तरफ से वकील थे उन्होंने बार बार ये याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकर नहीं है, लॉ का इंटरप्रेटर है, और इंटरप्रेटर कभी भी मीनिंग को बदल नहीं सकता है। लेकिन बार बार ऐसा किया जा रहा है। दो जजों की बेंच बैठ के कुछ भी उल्टा सीधा फैसला कर देती है, बाद में उसके लिए अगर सरकार रिव्यू फाइल करेगी तो 5 जज आएंगे। और यहां एक और चीज है, जब ये बात करते हैं न्यायिक स्वतंत्रता की तो फिर ये केशवानंद भारती केस को लेकर आते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब केशवानंद भारती केस की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ उस समय 14 हुआ करती थी, जिसमें से 13 जजों ने उस केस की सुनवाई की थी। तब जाकर वो केस पूरे देश में मान्य हुआ। संसद में कोई कानून पास करना होता है या विधानसभा में कोई कानून जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, संविधान से संबंधित होता है, तो उसके लिए साधारण बहुमत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, तब वो संसद का पास किया हुआ माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 10% स्ट्रेंथ से भी कम केवल 2 या 3 जज बैठकर कोई मामले का डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं, उसको जुडिशरी का ऑर्डर माना जाता है। क्यों? क्या 2 या 3 जज पूरी जुडिशरी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अगर जो रूल संसद में लागू होता है 2/3 वाला या बहुमत वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों लागू नहीं होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के दायरे में नहीं आता है? क्या सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक संस्था नहीं है? ये सारे सवालों के जवाब अब सुप्रीम कोर्ट से पूछे जाएंगे और वो इन सवालों के जवाबों से बच नहीं सकते। हाँ, सीजीआई जरूर बच जाएंगे क्योंकि वो 23 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरे जज उस बेंच में थे या तीसरे, चौथे, 5वें जज थे, उन्हें तो इनके जवाब देने ही पड़ेंगे। और अब राष्ट्रपति नहीं बल्कि इस देश की जनता उनसे यह सवाल पूछेगी कि आप जवाब क्यों नहीं देंगे? आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, आपको संविधान तो मानना ही पड़ेगा। आप राहुल गांधी की तरह से संविधान लहराकर ये नहीं कह सकते कि हम संविधान बचा रहे हैं और दूसरी तरफ संविधान की अवमानना कर रहे हैं। राहुल गांधी को आपने ही बचाया था। जब राहुल गांधी को एक स्पेशल कोर्ट ने सजा दे दी और हाई कोर्ट ने उस सजा को मान्य कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने राहुल गांधी को राहत देने की एक कार्य किया था, उसमें बैठे हुए थे जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन। उन्होंने ये कहते हुए राहत दे दी थी कि राहुल गांधी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर इनकी सदस्यता खत्म की जाएगी तो उस जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा संसद में? दूसरा एक कुतर्क उन्होंने दिया कि जो जज थे उन्होंने मैक्सिमम सजा क्यों दी? वो इस सजा को अगर एक दिन भी कम कर देते तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। मतलब आप सोचिए कि कैसे कैसे कुतर्क दिए जाते हैं इन जजों के द्वारा, जब ये किसी अपराधी को, किसी देशद्रोही को, किसी आतंकवादी को राहत दे रहे होते हैं तो। और फिर ऐसे फैसलों के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उनको मान सकते हैं या फिर इन्हीं के साथियों के सामने उसकी रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही कब तक चलेगी, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। और हम आप सबसे कहेंगे कि आप सब ये सवाल पूछिए, सुप्रीम कोर्ट पोस्टकार्ड भेजिए और पूछिए कि आपने राष्ट्रपति के 12वें सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया।
आपकी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति भी और राष्ट्रपति के प्रति तो बिल्कुल ही बनती है, क्योंकि उन्हीं के हस्ताक्षर से, उन्हीं के सामने शपथ लेकर आप जज बनते हैं, अन्यथा आप एक साधारण नागरिक ही होते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।